हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्कस कर रहे थे, अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। देखिए, ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एचटेट हो, रीट हो, DSSB हो, KVS हो, यूपी टेट हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, बाकी हर एक एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग में बिहेवियरिज्म कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। व्यवहारवाद के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हमने 3 थ्योरीज देखी। सबसे पहले पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग देखी, फिर उसके बाद स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी, और फिर उसके बाद हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये हम सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो भी व्यवहारवादी थे वो कहते थे कि बच्चे के व्यवहार में चेंज होना, चेंज इन बिहेवियर या फिर मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ही लर्निंग होती है। जितने भी बिहेवियरिस्ट थे वो कहते थे जो लर्निंग है वो कहाँ से कहाँ होती है, अंश से पूर्ण की तरफ होती है। जैसे थॉर्नडाइक ने अपना एक लॉ दिया था, पार्शियल एक्टिविटी का लॉ, कि जितने भी बच्चे हैं वो पहले अंश की तरफ सीखेंगे। जो भी बच्चे हैं वो पहले अंश को सीखेंगे, फिर उसके बाद पूर्ण की तरफ जाते हैं। लेकिन इस थॉट को नकार दिया गया। इस थॉट को नकारने वाले कौन थे? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। कौन आए? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आए। देखिए, गेस्टाल्ट का नाम ही क्या है? गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका नाम ही है पूर्ण होना, संगठित होना ही इसका पूर्ण नाम है। मतलब ये पूर्ण की बात करता है। गेस्टाल्टवाद बिहेवियरिस्ट से बिल्कुल उल्टा है। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की तरफ बात करता है। पूर्ण से अंश की तरफ का क्या बात? जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के सामने कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने क्या पढ़ा? CTET। आपने इसे CTET पढ़ा, आपने इसे क्या कंप्लीट पढ़ा कि ये C बना हुआ है। अब आपने ये नहीं देखा कि जो ये C बना हुआ है ये प्लस साइन से बना हुआ है। हमारा ध्यान इस पर नहीं गया, और अगर हमारा ध्यान गया भी तो ये बाद में गया। पहले हमें इसे कंप्लीट को पढ़ा। जो बड़ी चीज होती है संपूर्ण की तरफ ध्यान जाता है। मतलब गेस्टाल्टवाद कहते हैं कि जो बच्चे का कोग्निशन है, जो किसी भी बच्चे का संज्ञान है, वो पहले पूर्ण की तरफ देखता है, फिर उसके बाद अंश की तरफ जाता है। एक चीज को तो यहाँ पर नकार दिया गया। मतलब व्यवहारवाद का क्रिटिसिज्म हुआ कि व्यवहारवाद कह रहा है कि अंश से पूर्ण की तरफ जाता है, लेकिन गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि पूर्ण से अंश की तरफ जाता है। दूसरी बात जो बिहेवियरिस्ट कह रहे थे कि जो लर्निंग है वो एक यांत्रिक प्रक्रिया है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। यांत्रिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बॉन्डिंग की बात हो रही थी। जैसे पैवलोव ने SS बॉन्ड की बात कर रही थी, पैवलोव ने SS बॉन्ड की बात की थी कि जो 2 स्टिमुलस हैं उन दोनों को हम जोड़ देंगे, उन दोनों के बीच में हम कनेक्शन कर देंगे, उन दोनों को हम जब अनुबंधित कर देंगे तब लर्निंग होती है। ये पैवलोव ने कहा। फिर उसके बाद स्किनर आए। स्किनर कह रहे हैं कि जब उन्हें RS की बात की, मतलब रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की बात की, वो कहते हैं कि जब भी कोई भी बच्चा एक अनुक्रिया करेगा, जैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में भी बताया, जिस तरह से रैट अनुक्रिया कर रहा था, जब रैट प्रतिक्रिया दे रहा था तो एक बार उसका पैर लीवर पर गिर गया था तो उसे खाना सामने आ गया था। जो उसे स्टिमुलस मिला, जो खाना मिला, वो उसे रीइंफोर्स करेगा, वो उसको काम करने के लिए फिर से प्रेरित करेगा। ये किसने कहा? ये स्किनर ने कहा। स्किनर के बाद आए थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले आप बच्चे को स्टिमुलस दो, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। मतलब ऐसे उन्होंने पहले भूखी बिल्ली को फूड दिखाया, वो फूड तक पहुंचने के लिए प्रतिक्रिया दे रही है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक यांत्रिक प्रोसेस है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इससे जो लर्निंग है वो स्टेप्स बाय स्टेप होती है। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद है वो कहता है कि जो लर्निंग है वो ये यांत्रिक प्रक्रिया ना होकर बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा अपने कोग्निशन से सीखता है, बच्चा अपने संज्ञान से सीखता है। जब बच्चा अपने संज्ञान से सीखेगा, जब बच्चा अपने कोग्निशन से सीखेगा, तो उसमें जो माइंड इन्वॉल्व होगा वो चेतन मन इन्वॉल्व होगा, जो कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियसली जो हम सीख रहे हैं, कॉन्शियसली जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी वहाँ पर लर्निंग होती है। इस तरह की यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा आप बच्चे की लर्निंग नहीं करवा सकते हो। ये जो यांत्रिक प्रक्रिया थी, इसको भी गेस्टाल्टवाद ने बिल्कुल नकार दिया। जो गेस्टाल्टवाद है, इसकी स्थापना करने वाले जो इंसान थे वो वर्दीमर साहब थे। वर्दीमर ने 1912 में गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है
वो एक यांत्रिक प्रक्रिया ना होकर, अंश से पूर्ण की तरफ ना होकर, जो लर्निंग है वो कहाँ होगी, वूल टू पार्ट होगी, वूल टू पार्ट होगी, पूर्ण से अंश की तरफ होगी। जो लर्निंग है वो पहले बच्चे के परसेप्शन पर डिपेंड करती है कि बच्चा किस तरह से उन चीज़ों को देखता है, तभी उसकी लर्निंग हो पाती है। गेस्टाल्टवाद है वो वूल पर फोकस करता है, संपूर्ण चीज़ पर फोकस करता है, पार्ट्स पर फोकस नहीं करता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने इसको पूरे को सीटेट पढ़ा, आपने जो ये प्लस वाले साइन हैं इन पर फोकस नहीं किया। प्लस वाले साइन को अगर हम फोकस करते भी हैं तो वो बाद में करते हैं, मतलब पहले हमने पूर्ण को देखा, फिर उसके बाद हम अंश पर गए। फिर इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर से नहीं होती है। मतलब जो थॉर्नडाइक ने कहा था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी कि बच्चा बार बार प्रयत्न करेगा, बार बार बच्चा उसमें भूल करेगा, तब उसकी लर्निंग होती है। लर्निंग इस तरह से नहीं होती। तो लर्निंग कैसे होगी? इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया जिसको कहा गया इनसाइट, अंतर्दृष्टि, कि बच्चा अपनी अंतर्दृष्टि से सीखता है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी एक सिचुएशन में फंसे होते हैं, तो अचानक से हमारे माइंड में एक आइडिया आता है और हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये अंतर्दृष्टि होती है, ये इनसाइट होती है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी पर काम किया था कोहलर ने, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसकी स्थापना कर दी थी वर्दीमर साहब ने। वर्दीमर ने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कर दी थी, इसीलिए इसको फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। वर्दीमर के बाद दो साइकोलॉजिस्ट और आए जिन्होंने गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया, उनका नाम था कोफका और कोहलर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्टवाद के कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं। तो गेस्टाल्टवाद में तीन इंपॉर्टेंट नाम है। वर्दीमर, जिन्होंने गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की, इसीलिए इनको फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। और फिर उसके बाद दो नाम और आए, कोफका और कोहलर। कोहलर ने अपनी इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी दी थी, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। गेस्टाल्टवाद कहता है कि जो वूल है, जो संपूर्ण चीज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके पार्ट से। परिवार इंपॉर्टेंट होता है उसके सदस्यों से। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया और एक ट्रायंगल बनाई, यहाँ पर ये चीज नहीं देखी जाएगी कि ये जो सर्कल है वो बहुत सारे डॉट्स से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे डॉट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर हम कहेंगे कि एक सर्कल बनाया गया है। मतलब हम किस पर फोकस कर रहे हैं? वूल पर फोकस कर रहे हैं। जैसे हम बाहर किसी भी एक पेड़ को देखते हैं तो सबसे पहले हम उस पेड़ पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो पत्ते हैं उनकी शेप कैसी है, उनमें कौन सा फ्रूट लग रहा है, फ्रूट का कलर कौन सा है, ये सब चीज़ें हम बाद में देखते हैं। पहले हम संपूर्ण चीज़ को देखते हैं। पहले हमने उस पेड़ को ऑब्जर्व किया, उस पेड़ को ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि उसमें किस तरह के पत्ते हैं और उस पर किस तरह के फ्रूट हैं। जो गेस्टाल्टवाद है वो वूल से पार्ट्स की तरफ जाने की बात करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गेस्टाल्टवाद है वो पार्ट से वूल की तरफ जाने की बात करता है या वूल से पार्ट की तरफ जाने की बात करता है। गेस्टाल्टवाद में सबसे पहले हम संपूर्ण चीज को देखते हैं, कंप्लीट चीज को देखते हैं लॉज ऑफ गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, मतलब समानता का नियम। समानता का नियम कैसे है? जैसे मैंने ये कुछ ट्रायंगल्स बनाई हैं, कुछ सर्कल बनाए हैं और कुछ स्क्वायर बनाए हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल्स दिख रही हैं हमें, ये सारी एक ग्रुप में दिख रही हैं। सर्कल्स हैं वो एक ग्रुप में दिख रहे हैं और जो स्क्वायर हैं वो हमें एक ग्रुप में दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो ह्यूमन ब्रेन है, जो इंसान का दिमाग है, वो सेम दिखने वाली चीज़ों को एक ग्रुप में एडजस्ट कर लेता है। सेम, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे वो साइज में हो, जो भी चीज़ें सेम दिखेंगी उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। जो चीजें उनसे अलग होंगी उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। मतलब उनकी सिमिलरिटी के बेस पर हम उन चीजों को ग्रुप्स में देखते हैं, उन चीजों को हम समूह में देखते हैं। जैसे आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी देखा होगा, जो एक तरह के कपड़े होते हैं उनका अलग एक सेक्शन होता है, दूसरी तरह के कपड़ों का अलग एक सेक्शन होता है। मतलब ग्रुपिंग की हुई होती है। और वो जो ग्रुपिंग की होती है वो किसके बेस पर की जाती है? उनकी शेप के बेस पर, उनके साइज के बेस पर, उनके कलर के बेस पर। जैसे
जैसे आपने एक फ्रूट की रेडी पर भी देखा होगा, जो एप्पल होते हैं वो एक साइड होते हैं, जो बनाना होते हैं वो एक साइड लगे हुए दिखेंगे आपको, मैंगो है वो आपको एक साइड लगे हुए दिखाई देंगे। मतलब ये ग्रुपिंग की गई है। और ये ग्रुपिंग किस तरह से होती है? ग्रुपिंग होती है उसकी शेप के बेस पर, उसके साइज के बेस पर, उसके कलर के बेस पर। गेस्टाल्टवाद कहता है कि ह्यूमन माइंड है वो चीज़ों को उनके कलर के बेस पर, उनकी शेप के बेस पर और उनके जो साइज है उसके बेस पर उसे डिफ्रेंशिएट कर लेता है, अलग अलग ग्रुप्स में उसे मानता है। जैसे मैंने ये 9 पिक्चर रखी है, वो सारी एक साथ रखी है, लेकिन वो हमें अलग अलग ग्रुप में दिख रही है। वो अलग अलग ग्रुप में किस लिए दिख रही हैं? लॉ ऑफ सिमिलरिटी के कारण, समानता के नियम के कारण। जो इसके बाद जो हमारा दूसरा लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ क्लोजर, जिसे हम बोलते हैं समापन या फिर पूर्ति का सिद्धांत, पूर्ति का नियम। जो समापन या पूर्ति का नियम क्या है? देखिए मैं 3 आपको लाइन खींच के दे रही हूँ। अभी मैंने 3 लाइन खींची, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल तो नहीं बनाया, लेकिन हमने इसे ट्रायंगल ही रीड किया। इसी तरह से मैंने स्क्वायर बनाया, मैंने इनको कंप्लीट नहीं किया, लेकिन हमने इसको स्क्वायर ही पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो चीज़ों को पूरा करना जानता है, वो चीज़ों को कंप्लीट करना जानता है। माइंड ने अपने आप ही इस लाइन को कंप्लीट कर लिया, इस लाइन को कंप्लीट कर लिया और इस फिगर को क्या पढ़ दिया? ट्रायंगल पढ़ दिया। इसी तरह से इस फिगर को क्या पढ़ दिया? स्क्वायर पढ़ दिया। जितने भी ब्रांड हैं उनके जो लोगो होते हैं, एडिडास का लोगो आपने देखा होगा, 3 लाइन इस तरह से लिखी होती है, लेकिन हम उसे एडिडास का लोगो पढ़ लेते हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं उनके जो लोगो होते हैं वो इसी नियम पर ही होते हैं। कंप्लीट कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा होता है, लेकिन हम उसे कंप्लीट करके पढ़ लेते हैं। ये किसके कारण पढ़ पाते हैं? ये समापन के कारण पढ़ पाते हैं, पूर्ति के सिद्धांत के कारण पढ़ पाते हैं। जो ह्यूमन माइंड है वो चीज़ों को कंप्लीट देखना पसंद करता है, वो चीज़ों को अपने आप पूरा कर लेता है, अगर आपने पूरा करके नहीं दिया है तो भी। ये क्या है? आपका लॉ ऑफ क्लोजर या फिर समानता या पूर्ति का नियम। फिर उसके बाद जो थर्ड लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम बोलते हैं समीपता का सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत कैसे? जब मैंने कुछ लाइन ड्रॉ की हुई है, पहली जो 2 लाइन है वो मैंने पास पास कर दी, फिर उसके बाद 2 लाइन मैंने दूर कर दी। ये जो लाइन है, अब यहाँ हम इनको 4 लाइन नहीं पढ़ते हैं, हम इनको क्या पढ़ेंगे कि 2-2 लाइन के 2 ग्रुप हैं। या फिर हो सकता है कि ये आने का रास्ता हो गया, ये जाने का रास्ता हो गया, ये बीच में गैप हो गया। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। मतलब जो चीज़ें पास पास रख दी जाती हैं, जो चीज़ें एक साथ रख दी जाती हैं, हम उनको एक साथ पढ़ते हैं। जिन चीज़ों के बीच में गैप कर दिया हम उसको दूसरा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 4 लाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो 2 लाइन है वो एक साथ लगी हुई है। या फिर हो सकता है हम इसको एक ट्यूब के रूप में देखें कि ये एक ट्यूब बनी हुई है और ये भी एक ट्यूब बनी हुई है। तो ये क्या है? नियम है, ये समीपता का नियम है। जितनी भी चीजें पास पास रखी हुई होंगी उनको हम एक साथ एक ग्रुप में लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं कुछ बॉक्सेस बनाऊं, मैंने एक बॉक्स यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, इस तरह से मैंने कुछ एक बॉक्सेस बना दिए रैंडमली। लेकिन अगर ये पास पास हैं तो ये सभी एक ग्रुप में दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैंने इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो अब हम इनको ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे, अब हम इनको क्या पढ़ेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का सिद्धांत कहता है कि जितनी भी चीज़ें पास पास प्रेजेंट होंगी, ह्यूमन माइंड उन चीज़ों को एक ग्रुप बना के पढ़ता है, उन चीज़ों को एक जैसा समझ के पढ़ता है। जो चीज़ें दूर दूर होंगी उनको वो एक समझ के नहीं पढ़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन माइंड है वो चीज़ों को निरंतर देखना पसंद करता है, वो निरंतर उन चीज़ों को देखता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में क्या आता है? मान लीजिए कि मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, मैंने एक लाइन इस तरह से खींच दी और दूसरी लाइन इस तरह से खींच दी। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमने 2 कर्व लाइन खींची है, या हो सकता है एक लाइन मैंने ऐसे खींची है और एक लाइन मैंने ऐसे खींची है। ह्यूमन माइंड है इसको इस तरह से पढ़ रहा है, लेकिन इसका ये भी तो हो सकता है कि इनिशियली मैंने, हो सकता है ये लाइन, ये वाला कर्व पहले ऐसे बनाया हो, ये वाला कर्व मैंने अलग बना दिया, और ये वाला कर्व मैंने ऐसे बनाया हो, ये कर्व अलग हो गया। ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मैंने पहले ये वाला कर्व बनाया हो, पहले मैंने इस तरह की शेप का बनाया हो और फिर मैंने इस तरह की शेप को ऊपर बना दिया हो। लेकिन जो हमारा माइंड है, वो हमारा माइंड क्या पढ़ता है? हमारा माइंड है वो कंटिन्यूटी को देखता है। कंटिन्यूटी को कैसे देखा उसने कि पहले एक लाइन ऐसे आई होगी और फिर दूसरी लाइन ऐसे आई होगी। लेकिन हो तो सकता है ना कि पहले मैंने ये अलग से बनाया हो, फिर मैंने ये बनाया हो, फिर उसके
बाद मैंने ये वाली शेप बनाई हो, फिर उसके बाद ये शेप बनाई हो, फिगर तो यही बनेगा ना। लेकिन हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, निरंतरता को फॉलो करता है। जो स्टार्टिंग में हमने देखा वो हम निरंतर चीजें देखना पसंद करते हैं। जो चीजें कंटिन्यूटी में चल रही हैं हमारा माइंड पहले उन चीजों को देखता है, जो चीजें डिसकंटिन्यूअस है उनको हमारी माइंड नहीं देखता है। ये जो लाइन का खींचना था ये कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन इस शेप को पहले बनाना और इस शेप को दोबारा बनाना ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस हुआ। इसलिए हमारे माइंड में पहले ये चीज नहीं आई, पहले हमारे माइंड में ये दो टेढ़ी लाइन आई कि इन सब से मिलाकर ये फिगर बनाया गया है। ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। फिर नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। लॉ ऑफ जो फिगर ग्राउंड है ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा। जैसे जब आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी तो वॉल पर लगी हुई है, लेकिन आप पूरी वॉल पर फोकस नहीं करते हैं, पूरी दीवार पर फोकस नहीं करते हैं। आपका जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ घड़ी पर ही होता है और घड़ी की सुइयों पर होता है। ये क्या है, आपका लॉ ऑफ ग्राउंड फिगर है कि जो पीछे का ग्राउंड है वो हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है, वो हमारा कहीं छुप जाता है। जिसी तरह से देखिए जो ये पिक्चर मैंने लगाई है, ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, आकाश है, वो कहीं छुप गया। उसके आगे जो बर्ड्स उड़ रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं, नीचे का जो समुद्र है वो हमें दिख रहा है। मतलब जो चीजें हमारे सामने आएंगी, जो ग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है वो कहीं पीछे रह जाता है और बैकग्राउंड के आगे जो चीजें हैं उनको हमारा माइंड देखता है। दीवार पर अगर कोई सीनरी लगी हुई है तो हम पूरी दीवार को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ सीनरी को देखते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो लॉ ऑफ ग्राउंड फिगर कहता है कि जो हमारा दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को फोकस करता है, जो फ्रंट में होती है, जो बैकग्राउंड में जो चीज है उसको हमारा माइंड है वो फोकस नहीं कर पाता है। गेस्टाल्टवाद के ये इंपॉर्टेंट नियम थे जिन पर पूरा गेस्टाल्टवाद बेस्ड है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो क्या करता है, चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी में देखना पसंद करता है, क्लोजर होता है, जो चीज़ों को अपने आप कंप्लीट कर लेता है, सिमिलर जो चीज़ है उनके अलग अलग ग्रुप्स अपने आप बना देता है। मतलब क्या हुआ, गेस्टाल्टवाद कॉन्शियस माइंड की बात करता है, चेतन मन की बात करता है कि बच्चा अपने चेतन मन से सीखता है। यहाँ पर बच्चे का संज्ञान लगता है, बच्चे का कॉग्निशन लगता है। यहाँ पर कोई भी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ पर कोई भी ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होता है। गेस्टाल्टवाद है वो वूहुल को इम्पोर्टेंट मानता है। वूहुल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट। वूहुल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट। मतलब जो पूर्ण है वो इम्पोर्टेंट होता है उसके अंश की बजाय। जिस तरह से परिवार है वो इम्पोर्टेंट होता है उसके सदस्य की बजाय, उसी तरह से जो वूल है, जो पूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट होता है अंश की बजाय। यहाँ पर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर कंबाइंड रूप में देखना ही गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद ने किसकी बात की थी, इंसाइट की बात की थी, अंतर्दृष्टि की बात की थी, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दी थी, अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने चिंपांजी पे किया था, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।